अब हम अरस्तू की सामाजिक व्यवस्था करेंगे और इसके बाद फिर कारणता सिद्धांत करेंगे अरस्तू का। अरस्तू की जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें इन्होंने दास प्रथा, परिवार और निजी संपत्ति के संदर्भ में बड़ा व्यापक वर्णन किया है, बड़ा विशद वर्णन किया है इसके संदर्भ में। अब अरस्तू की जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें एक एक करके हम देखेंगे कि दास के बारे में इन्होंने क्या कहा है, परिवार के बारे में क्या कहा और निजी संपत्ति के बारे में क्या कहा। दास प्रथा जो है, दास प्रथा का समर्थन करते हैं अरस्तू। और अरस्तू का ये मानना है कि प्रकृति जो है, प्रकृति ने ही मानवों को असमान बनाया है। तो प्राकृतिक असमानता के आधार पर अरस्तू दास प्रथा का समर्थन करते हैं। अरस्तू ये कहते हैं कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति बुद्धि, योग्यता, गुण से अलग अलग हैं, किसी में समानता दिखाई नहीं देती। तो इसका अर्थ ये है कि प्रकृति ने ही सबको असमान बनाया है। अब अरस्तू ये कहते हैं कि समाज में जो बुद्धिमान लोग हैं, जो योग्य हैं, जो गुणी हैं, वो शासक बनने की योग्यता रखते हैं, वो आज्ञा देने की योग्यता रखते हैं। इसके अलावा जो बुद्धिहीन हैं, वो आज्ञा मानने की क्षमता रखते हैं, तो आज्ञा मानने के लिए ठीक हैं। इस तरीके से जो प्रथम वर्ग है वो स्वामी है और द्वितीय वर्ग है वो दास है। तो इस तरीके से अरस्तू दास प्रथा का समर्थन करते हैं। और अरस्तू ये कहते हैं कि किसी राज्य के विकास में भी दासों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर किसी राज्य का आर्थिक विकास करना है तो भी ज़रूरी है कि वहाँ दास हों, क्योंकि दास ही मेहनत करके, श्रम करके राज्य का विकास करेंगे। तो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी दास प्रथा का समर्थन करते हैं अरस्तू। अब अरस्तू का परिवार और संपत्ति के बारे में क्या विचार है, ये देखते हैं हम। अरस्तू ये कहते हैं कि ये हर वर्ग के लिए परिवार आवश्यक मानते हैं। जैसे प्लेटो में हमने देखा था कि उन्होंने अभिभावक वर्ग के लिए ये कहा था कि अभिभावक वर्ग का न निजी परिवार होना चाहिए और न ही निजी संपत्ति होनी चाहिए। लेकिन अरस्तू ये कहते हैं कि हर वर्ग का परिवार भी होना चाहिए और सबके पास निजी संपत्ति भी होनी चाहिए। ये कहते हैं कि परिवार जो है, पारिवारिक सुख के लिए संपत्ति आवश्यक है, और इस तरीके से निजी संपत्ति का समर्थन कर देते हैं अरस्तू। इसके अलावा अरस्तू परिवार का भी समर्थन करते हैं। ये कहते हैं हर वर्ग के पास परिवार होना चाहिए, क्योंकि परिवार समाज का आधार है। परिवार जो है ये व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए भी परिवार संस्था जरूरी है। तो इस तरीके से हर वर्ग के परिवार का भी समर्थन कर देते हैं अरस्तू। लेकिन अरस्तू प्लेटो के विपरीत, प्लेटो ने जहाँ स्त्री पुरुष समानता की बात की थी, अरस्तू स्त्री पुरुष समानता की बात नहीं करते। ये स्त्रियों को परिवार में केवल सेविका की भूमिका प्रदान करते हैं और ये कहते हैं कि स्त्रियों को बस उतना ही शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वे पुरुष की बेहतर सेविका के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें। और इसके अलावा महिलाओं को बस ये बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं। तो इस तरीके से ये स्त्री पुरुष असमानता की बात करते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन में एक सकारात्मक बात इन्होंने परिवार नियोजन की भी कही कि परिवार नियोजन होना चाहिए ताकि जनसंख्या ज़्यादा न बढ़ने पाए। अब अरस्तू का जो सामाजिक व्यवस्था है, इसकी आलोचना भी होती है। एक तो ये कहा जाता है कि वर्ग विभाजन को प्रश्रय दे रहे हैं दास प्रथा का समर्थन करके। दूसरा, स्त्री पुरुष असमानता की बात करते हैं। लेकिन अरस्तू का जो ये सामाजिक व्यवस्था है, ये तत्कालीन समाज जो उस समय का था, उस समाज के संदर्भ में इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो चाहे प्राचीन समाज वहाँ का रहा हो, चाहे भारत का रहा हो, स्त्रियों को दोयम दर्जा रहा ही है।
स्त्रियों को सेविका की भूमिका में ही रखा गया है। और दूसरी चीज़ कि जहाँ तक दास प्रथा का संदर्भ है, तो उस समय समाज का एक अंग ही होते थे दास, क्योंकि युद्ध होते थे तो बहुत बड़ी संख्या में दास भी बनाए जाते थे, और वो दास एक तरीके से अर्थव्यवस्था के रीढ़ होते थे। तो इनके सिद्धांत का जो मूल्यांकन किया जाना चाहिए वो तत्कालीन समय के हिसाब से किया जाना चाहिए। तो ये तो अरस्तू की जो सामाजिक व्यवस्था है। अब अरस्तू का हम अगला सिद्धांत करेंगे, अरस्तू का कारणता सिद्धांत। अरस्तू का जो कारणता सिद्धांत है, अरस्तू इस जगत की स्थिति, उत्पत्ति की व्यवस्थित व्याख्या करने के लिए कारणता सिद्धांत देते हैं। अरस्तू इस जगत के जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी उत्पत्ति के 4 कारण बताते हैं। उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण या आकार कारण, और अंतिम है लक्ष्य कारण या उद्देश्य कारण। तो ये 4 कारण किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के संदर्भ में, किसी भी घटना की उत्पत्ति के संदर्भ में अरस्तू बताते हैं। अब एक एक कारणों की हम चर्चा करेंगे। तो पहला है उपादान कारण। उपादान कारण यानी मटीरियल कॉज। उपादान कारण, उपादान का मतलब होता है कि जिस कच्चे माल से कोई वस्तु बनाई जाती है। तो पहला है उपादान कारण। तो उपादान कारण वो कच्चा माल है जिससे कोई वस्तु तैयार की जाती है। जैसे घड़े के लिए मिट्टी उपादान कारण है। अगर घड़ा बनाना है तो हमको मिट्टी लेना पड़ेगा, या अगर मिठाई बनानी है तो मावा या खोआ लेना पड़ेगा। तो ये उपादान कारण है। तो जैसे घड़े के लिए मिट्टी उपादान कारण हो गई। अब दूसरा कारण है निमित्त कारण। निमित्त कारण वो होता है जो उपादान कारण में गति लाकर, गति और व्यवस्था लाकर वस्तु के निर्माण में सहायक होता है। जैसे घड़े के लिए कुम्हार, भाई कोई भी वस्तु जो है, कोई भी कच्चा माल है, वो अपने आप से उसका निर्माण नहीं हो जाएगा। उसके निर्माण के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसमें गति लाए, तभी उससे कोई वस्तु निर्मित होगी। तो निमित्त कारण वही है कि जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना देता है, हमारे निमित्त कारण ईश्वर हैं, तो ये निमित्त कारण है। तीसरा कारण है आकार कारण या स्वरूप कारण। आकार कारण या स्वरूप कारण वो कारण है कि जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु को आकार दिया जाता है। जैसे कोई भी वस्तु बनाने से पहले कुम्हार के मन में, जैसे कुम्हार को घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाने से पहले ही कुम्हार के मन में एक घड़े की आकृति विद्यमान है और उसी के अनुरूप वो घड़े का निर्माण करता है। तो यही है आकार कारण, कि जब उपादान कारण जो है वो आकार ग्रहण कर लेता है तो ये आकार कारण है। आकार कारण के बाद अंतिम जो कारण है वो है उद्देश्य कारण या लक्ष्य कारण। कोई भी जो वस्तु बनाई जाती है तो उसके पीछे जो बनाने वाला है, उत्पादन करता है, उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो यही लक्ष्य कारण है। यानी उपादान कारण से जब घड़े का निर्माण हो जाता है तो यही उद्देश्य कारण है, यही लक्ष्य कारण है। यानी कुम्हार ने अगर घड़े का निर्माण कर लिया तो कुम्हार का उद्देश्य क्या था? घड़े का निर्माण करना। तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो उपादान कारण से जब वस्तु को पूरी तरीके से आकारित कर लिया जाता है तो यही उद्देश्य कारण या लक्ष्य कारण है। इस तरीके से अरस्तु जो हैं इस जगत को प्रयोजन मूलक मानते हैं और ये मानते हैं कि कोई भी वस्तु जो है इस जगत में वो बिना प्रयोजन के नहीं है। हर वस्तु के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन जरूर है। और जगत की व्याख्या जो है, जो कारण कार्य संबंध है, इसके माध्यम से जगत की व्याख्या और जगत के विकास का वर्णन अरस्तु करते हैं।